एक क्लास पढ़ के देखो। ये कैसे ये बंद हो रहा है? देखिए आपके पास 3 रॉड कनेक्टेड हैं। इन तीनों की लेंथ कितनी है? L। और एरिया आपको दिया हुआ है एंड थर्मल कंडक्टिविटी भी लिखी हुई है। ओके। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां हीट का फ्लो हो रहा है, तो इस रॉड में डायरेक्ट लिख सकते हो कितनी वैल्यू है। इस रॉड में भी डायरेक्ट लिख सकते हो आप, इसमें भी डायरेक्ट लिख सकते हो आप, डेल्टा टी बाई आर करके, या के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी से भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको इन तीनों का टोटल चाहिए तो आप डायरेक्टली तीनों को अलग अलग करके ऐड भी कर सकते हो, या आप आर इक्वलेंट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक बार आर इक्वलेंट से कर रहा हूं कि टोटल एच निकालना है, तो आर इक्वलेंट कितना होगा। तो क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? तो 1/r इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r इक्वलेंट 1/r1, r1 कितना, L बाई के ए, प्लस 1/r2 कितना, 1/L बाई 2k इंटू 2a। समझ में आता है? प्लस 1/L बाई 4k इंटू a। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है? 1/r इक्वलेंट कितना, दैट इज 4, 4, 8 एंड 9 के ए बाई एल। तो ये आपका आ रहा है 1/r इक्वलेंट, तो योर r इक्वलेंट वुड बी L बाई 9 के ए। यही चीज है। ओके, अब यहां से इधर देखो, आपको क्या चाहिए? टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो बेसिक फॉर्मूला डेल्टा टी बाई आर थर्मल। तो हाउ मच इज द डेल्टा टी? 3T0 माइनस T0 अपॉन कितना थर्मल, L बाई 9 KA। अब आपको ये सब सारी क्वांटिटीज गिवन हो तो आप ऐसा यूनिट में रख के सॉल्व कर सकते हो। 9 KA बाई L इंटू 2T0, दिस वुड बी योर आंसर। यस और नो? और जो मैंने कल थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, उनको देख लिया वापस से सबने? ठीक है, एक बार सोच के देखोगे तो इजी है, कुछ भी नहीं है। इतना ठीक है? अच्छा मान लो इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा होता सेकंड कि व्हाट इज द के इक्वलेंट, तो आप क्या करोगे? के इक्वलेंट करने के लिए इन तीनों मटेरियल को सेम बना दोगे। तो याद रखना डायमेंशन ऐसे ही रहेगा लेकिन मटेरियल सारे सेम हो जाएंगे। तो के इक्वलेंट निकालने के लिए ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हो, इसमें जो के वाला पार्ट है वो सेम करना है, बाकी डायमेंशन एज इट इज रखना है। तो 1/r इक्वलेंट किसके बराबर है? 1/L बाई के ए प्लस 1/L बाई 2k इंटू 2a।
प्लस 1/L बाय 4K इंटू ए। बताओ के इक्विवेलेंट निकालना है तो कहां चेंजेस करूं? के 2K और 4K, इन तीनों को कुछ K डैश रख देता हूं, तो ये आएगा 1/L बाय K नॉट रख देता हूं, K नॉट ए प्लस 1/L बाय K नॉट इंटू 2A प्लस 1/L बाय 4K की जगह K नॉट इंटू ए। यहां से सॉल्व करके जो K नॉट आएगा, तो देखो डायमेंशन डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ क्या डिस्टर्ब करना है? K सेम कर देने का मतलब यहां से K इक्विवेलेंट एस्टिमेट होकर आएगा। ओके, हाँ मतलब इन सब का मटेरियल सेम कर दिया ना, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी K नॉट कर दी, इसकी भी K नॉट कर दी, इसकी भी। बेटा 2K ही तो है इसकी वैल्यू, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? 2K, तो 2K विल बी रिप्लेस्ड बाय K नॉट, और इधर 4K विल बी रिप्लेस्ड बाय K नॉट। तो यहां से K नॉट कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। नाइन बाय 4K। समझ में आ गया ना? के इक्विवेलेंट का मतलब क्या? मटेरियल सेम बना दो, लेकिन हीट ट्रांसफर का रेट सेम रहना चाहिए, तो इसलिए आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस आएगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, मिटाने वाला कहाँ गया? डस्टर लाना पड़ेगा क्या? बाहर तो नहीं होना चाहिए, मैं ले आता हूँ। अब जैसे मान लो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन बना दे, सपोज इस तरह से, मान लीजिए ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी K है, ये 2K है, इसकी लेंथ L/2 है, इसकी लेंथ भी L/2 है, इसका एरिया A है, और इधर आपका ये 3K लगा हुआ है जिसकी लेंथ L है और एरिया 2A है, इधर 2T0 और इधर T0। तो पहले एक बात बताओ, इधर से जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो इन दोनों के लिए क्या यूज होगा? सीरीज। ये दोनों सीरीज में है, उसके साथ ये पैरेलल में, तो आप चाहो तो इन दोनों का सीरीज निकाल के अलग अलग H निकाल के भी ऐड कर सकते हो, या आप पूरे कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो पहले बताइए इसका R1 कितना, इसका रेजिस्टेंस में R1 बोल रहा हूं, इसको R2 बोल रहा हूं, और इसको R3। तो क्या आपके R1 एंड R2 किसमें है? सीरीज में। तो R1 R2 अगर सीरीज में है तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा? R1 की वैल्यू, तो R इक्वलेंट 1, R1 प्लस R2। R1 कितना है? L/KA प्लस L
बाय के ए। तो ये आर इक्वलेंट 1 ऊपर वाले साइड का कितना आ रहा है सॉल्व करने पे? ये 1/2 और 1/4, 3L/4 के ए, यही है। उसके बाद दिस एंड R3 इन सीरीज, सॉरी दिस एंड R3 इन पैरेलल। क्या करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में? 1/R इक्वलेंट फाइनली इज 1/R3 प्लस 1/R1 इक्वलेंट जो आपने सीरीज में निकाला था। कितनी कितनी वैल्यू है? 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R2 R3, कितना है R3 की वैल्यू? L/KA, 1/ कितना 3L/4 KA। समझ में आता है? व्हाट इज 1/R इक्वलेंट? इसको सॉल्व करें, 6KA/L प्लस 4KA/, सिंप्लीफाई करिए, 22KA/3L। Then R equivalent of this system 3L/, समझ में आया? वैसे आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करके, ऊपर आपका R इक्वलेंट आ गया था, ऊपर H1 और नीचे H2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बट अगर आपको H1 प्लस H2 पूरा चाहिए H, तो योर आंसर वुड बी व्हाट इज डेल्टा T? 2T0 minus T0 upon R equivalent is 22 3L/22 KA। सिंप्लीफाई करेंगे तो 22, ओके। तो सब लोग एक बार रिप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है? तो जो आप चाहते थे कि बिना टेम्परेचर निकाले डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से आगे बढ़ जाएं, तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम कहीं टेम्परेचर निकालने के लिए कहें तो निकाल सकते हो। वहां पर जाके आपको क्या करना है, जैसे सपोज मैंने यहां पर ये वाला टेम्परेचर पूछ लिया कि व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऊपर, तो यहां से जितना H1 जाएगा उतना, याद रखना इसमें पूरा नहीं, इस लाइन में जितना चलेगा वो सेम रहेगा। तो यहां बैठ के आना प्लस आना, इधर से इधर जाना, बराबर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? हाँ, H1 प्लस H2 ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी निकल जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। इसमें अपना H मेंटेन करने के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर वेरिएशन चलेगा। ये दोनों ध्यान रखना, यहां से एक दूसरे से एक तरह से इंसुलेटेड है, ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। टोटल H कितना है उसके लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, वरना दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। देखिए, वही बात किसी ने ऑनलाइन में भी पूछा है कि सर कि जैसे अगर हम प्रीवियस मेथड से करें तो क्या ये ऊपर वाले का H इसको अफेक्ट करेगा? इसको कोई अफेक्ट नहीं, ये दो अलग अलग रॉड है आपके, ये ऊपर अलग हीट ट्रांसफर कर रहा है, नीचे अलग ट्रांसफर कर रहा है। समझ में आई बात? सिंपल होते क्वेश्चन, और ये सब आप लोग रेजिस्टेंस में भी पढ़ोगे, बट हम यहाँ पे आपको विद प्रूफ बात कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं। क्लियर है क्या? हटा दो ये। अब देखिए, एक और रिमार्क है, इसके बाद ऑलमोस्ट आपका कंडक्शन कंप्लीट हो जाता है, बट कुछ टिपिकल सिचुएशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो जैसे एक रिमार्क ये है कि सपोज आपका ना, जैसे एक रॉड होता है, तो इधर से जितना जा रहा है उतना चला जाएगा। ये लिखना बहुत इजी लगता है ना? बट जैसे कभी मान लीजिए ऐसी कंडीशंस हो
मान लीजिए एक रॉड ऐसे कनेक्टेड है, एक रॉड ऐसे कनेक्टेड है, एक रॉड ऐसे कनेक्टेड है। कितनी रॉड कनेक्ट हो गई यहाँ पे? 3 रॉड या 4 रॉड ले लो, कितनी भी रॉड कनेक्टेड हो सकती है। अब जैसे आपको क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट के टेम्परेचर्स बताएगा, जैसे उसने कहा कि सपोज दिस वन इज टेम्परेचर T1, दिस वन इज एट T2, दिस वन इज एट T3 एंड दिस वन इज एट T4, और वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो आपको पता है कि टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट हो। अभी तक तो आप एक सिंगल लाइन में स्टेडी स्टेट देख रहे थे, बट अभी यहां पर इस पूरे सिस्टम में पता है क्या होना चाहिए? जैसे सपोज इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, तो इधर जाएगा और इधर जाएगा मान लो, तो जितना आएगा उतना ही जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट। समझ में आई बात? तो अब ऐसे क्वेश्चंस में स्टेडी स्टेट की इक्वेशन लिखने का इजी तरीका क्या है? देखो, पहले तो ये तरीका है कि आप ऐसे सोचो कि आप मन में मान लो कि सर मैं मान रहा हूं कि यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है, और मान लीजिए आपने ये भी मान लिया कि इधर से आ रहा है, तो फिर इन तीनों को इधर जाना है मिलके। तो जैसे अगर आप एजम्पशन लेके चलते हैं, तो सपोज मैंने ये लिखा H1 इधर से आ रहा है, इधर से मैंने मान लिया H2 आ रहा है, इधर से मैंने मान लिया H3 आ रहा है, और इधर H4 जा रहा है। तो व्हाट इज द स्टेडी स्टेट? तो स्टेडी स्टेट मतलब जिस रेट से आएगा उस रेट से, तो H1 प्लस H2 इज इक्वल टू, चलो इनके इक्वेशन में लिखते हैं। तो इक्वेशन में कैसे ध्यान रखना, H1 ऐसे माना है ना, तो फिर याद रखना माइनस ऐसे करेंगे। तो मान लो इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका या इसको R3 मान लो, इसके सामने T3 लिखा है, इसको R2 और इसको R4, ये इनके थर्मल रेजिस्टेंस है। तो अब आप इसमें वैल्यू जब रखेंगे तो ध्यान रखना आपने किधर एरो दिखाया है। तो इधर क्या लिखूं मैं? T1 माइनस T अपॉन R1, वेरी गुड, प्लस इधर है ना, ये 2 3 थोड़ा एक बार सफिक्स चेंज कर देता हूं, है ना, अच्छा लगेगा, और तो क्या, गलत कुछ भी नहीं है, बट अच्छा लगने के हिसाब से। तो चलिए ये H2 है, T2 से आ रहा है, T2 माइनस T अपॉन ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, कितना? T3 अपॉन ये आ रहा है, तीनों आ गए। अब इधर जाना चाहिए, अच्छा कितने से जाएगा? जाने का मतलब ये ज्यादा होगा, T माइनस T4 अपॉन R4, इतना समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, आपको पहले मानना पड़ता है, फिर इक्वेशन बनानी पड़ती है, फिर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी होती है, यस और नो? अच्छा, क्या आपको लगता है इसमें से आपने जो भी माना है वो वही होगा? वो तो बाद में अपने आप वैल्यू आ जाएगी और वो एडजस्ट कर लेगा कि किधर से आया और किधर गया, यस और नो? तो जंक्शन टेम्परेचर आप निकाल सकते हो यहां से कि T अननोन है। अब हम लोग क्या करते हैं पता है, जब फास्ट लिखना होता है यहां बैठ के, तो हम लोग स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कि आप ये मत मानो किधर से आया किधर गया, आप ऐसा करो यहां पे बैठ के नेट गोइंग 0 कर दो, चाहे नेट कमिंग 0 कर दो। तो चाहे गोइंग चाहे, तो क्या आपको माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप एज्यूम करेंगे देन यू हैव टू शो द इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं एट जंक्शन मैं समेशन H गोइंग को क्या कर देता हूं 0। इसका मतलब है कि कुछ जाएंगे तो कुछ आएंगे। अगर मैं सबको गोइंग के सेंस में लिखूंगा तो कुछ पॉजिटिव आएंगे और कुछ वो मिला के 0 होना चाहिए। तो मैं गोइंग के सेंस में ऐसे लिखूंगा, देखो T1 माइनस T माइनस T1 अपॉन R1 प्लस T माइनस T2 अपॉन, मुझे कोई इक्वेशन यूज करने की जरूरत, तीसरा T माइनस T3 अपॉन R3 प्लस T माइनस T4 इक्वल टू, ये लीजिए आप ढंग से देखो ये दोनों इक्वेशन एक ही है, वो इधर ले आओ तीनों को,
तो आप ऐसे मान के लिखो, चाहे आप जंक्शन पे बैठ के नेट गोइंग 0 कर दो, वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेगा, किधर से आना है और किधर जाना है। समझ में आई बात? तो ये जंक्शन पर नेट इनकमिंग इक्वल टू नेट आउटगोइंग लिखने के लिए आप ये पैटर्न भी यूज, याद रखना, ये वहां भी यूज कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। जैसे रॉड में 2 रॉड लगी थी, बीच का जंक्शन टेम्परेचर निकालना था, तो आप कहते थे इधर आना बराबर इधर जाना। अब आप जंक्शन पे खड़े होके ये भी कह सकते हो दोनों तरफ जाना का टोटल 0, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो मेरा सजेशन है ऐसे अप्लाई करो। ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी गलत नहीं है, सब सही है। इंटरेस्ट से पढ़ो लेकिन, है ना, फिजिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको। देखिए मेरे पास एक कंडीशन है, आप लोग बताएंगे आंसर फटाफट। ओके, आई हैव 3 आइडेंटिकल रॉड्स, 3 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, 1 2 और 3। ओके, इसका टेम्परेचर मैंने सेट किया कुछ 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर हमने सेट किया कुछ 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर अभी मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो मैं इन रॉड की नेमिंग कर रहा हूं 1 2 एंड 3। ये चलो अभी नेमिंग रहने दो। अभी सिर्फ आप मुझे ये बताइए टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, हाउ मच इज द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन? टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, आइडेंटिकल से क्या एनालाइज करोगे? सब कुछ सेम है, इसका मतलब है कि इनका थर्मल रेजिस्टेंस सेम है, तो R1 R2 R3 सेम हो गए। व्हाट इज द जंक्शन टेम्परेचर? 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इधर देखते हैं, इधर देखो, मैंने इसका टेम्परेचर कितना माना T, और फॉर एग्जांपल ये R1 है और ये R2 है और ये R3, सॉरी ये तीनों बराबर हो गए ना, तो R0 मान लेते हैं, आइडेंटिकल है। तो जंक्शन पर जाके नेट गोइंग का सम 0, यहां से यहां कितना गोइंग T माइनस 100 अपॉन R0 प्लस T माइनस 0 अपॉन R0 प्लस T माइनस 20 अपॉन R0।
इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करने पे आर नॉट तो उधर गया, कितना आएगा 3t इक्वल्स टू 120, देन t इक्वल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जो आंसर आया उसको भी थोड़ा एनालाइज कर लो। तो यहां का टेम्परेचर कितना आया, तो एक्चुअल में किधर से आ रही है हीट, इधर से आ रही है, और 40 से 0 की तरफ भी जा रही है, प्लस 20 की तरफ भी जा रही है। इधर से कितनी आ रही है पता है, 60 डिवाइडेड बाई आर नॉट, 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 60, इधर से आ रहा है 60 बाई आर नॉट, इधर जा रहा है 40 बाई आर नॉट, इधर जा रहा है 20 बाय आर नॉट, और जितना आया उतना गया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल। सेवन, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस सेम दिख रहा है, एल बाई के ए, एल बाई के ए। तो इसके इन दोनों के रेजिस्टेंस को मैंने आर और आर मान लिया। तो आर की वैल्यू कितनी, एल बाई के ए, और उसको मैंने मान लिया आर थ्री। कितना है आर थ्री, एल की वैल्यू है 2L बाई 2K 2A। यस और नो? तो दिस इज हाउ मच, इसको सिंप्लीफाई करें तो L बाई 2KA। यस और नो? कुछ तो बोल दो। तो यहां टेम्परेचर कितना, T। जंक्शन पे बैठ के नेट गोइंग का सम 0, तो यहां से गोइंग कितना, T माइनस 2T0 अपॉन इसका रेजिस्टेंस L बाई KA। आप चाहो तो इसको इसको रिलेट कर लो आपस में। क्या आपको लगता है ये R3 इक्वल्स टू R बाई 2, रिलेट कर लो तो कोई दिक्कत तो नहीं है? R3 इक्वल्स टू R बाई 2, उस R का आधा है, तो इधर लिखा जाएगा T माइनस 2T0 अपॉन R प्लस T माइनस T0 अपॉन ये R3 है, R3 कितना, R बाई 2 प्लस
टी माइनस 3t0 अपॉन आर दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से सॉल्व करने पे देखिए आपके पास आ रहा है टी माइनस 2t0 प्लस 2t माइनस 2t0 प्लस t माइनस 3t0। हाउ मच इट इज 1 2 3 4t और इधर 7t0। तो आपके पास t की वैल्यू आ गई कितनी 7t0/4। अच्छा अब आपके पास टेम्परेचर आ चुका है तो मैं आपसे अलग अलग पूछ सकता हूं। तो इधर देखिए H1 कितना, H1 का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो पहले ये देखो H1 में आपका कौन ज्यादा है 7t0/4 ज्यादा है कि 2t0 ज्यादा है 2t0 ज्यादा है। तो H1 ऐसे है इस तरफ, यस और नो, कितनी वैल्यू का 2t0 माइनस 7t0/4 अपॉन कितना L/Ka। तो दिस वैल्यू इज योर Ka/L और ये आ रहा है कितना T0/4। H1 आ गया। अच्छा अब जरा चेक करो H2, H2 किधर जा रहा है, मेरा 3t0 ज्यादा है और T कम है, तो 3t0 से ये ऐसे आ रहा है, बोलिए कितनी वैल्यू 3t0 माइनस T की वैल्यू 7t0/4 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना था L/2Ka। इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा आपके पास 2Ka/L ऊपर रख दो, नहीं ये वैल्यू अभी सॉल्व कर रहा हूं, अभी इसको ऊपर किया है। अच्छा इस पे बात करें क्या 2 पे, 2 पे कितना कर लोगे आगे सॉल्व। तो दिस इज योर Ka/L इंटू 12 माइनस 7 दैट इज 5t0/4। और तीसरा कौन है H3, एक मिनट H3 में कौन ज्यादा है T ज्यादा है, हीट ऐसे जा रही है H3 में यू ऐसे जा रही है, कितनी वैल्यू का T की वैल्यू है 7t0/4 माइनस T0, कितना रेजिस्टेंस R3, R3 की वैल्यू कितनी है R/2 L/2Ka। ऐसे आपको क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन होगी। ओके तो इसमें वैल्यू आ गई है 2Ka/L तो नीचे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा एंड ऑन सॉल्विंग दिस इज 3t0/4। अच्छा जरा चेक करो तो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। H1 आया है H2 आया है H3 गया है, जरा देखो तो इन दोनों का टोटल इसके बराबर है क्या, ये कितना है 6Ka/T0/4L, इन दोनों को ऐड करो वही आ रहा है। ठीक है तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड के साथ चलेगा पूरा, नहीं बताना हो लेकिन हमें आंसर प्लस में ही देना है। ठीक है किधर प्लस है उसके करस्पॉन्डिंग। ओके देखिए जैसे सर्किट के करस्पॉन्डिंग है ना, तो 9th-10th में आपने पढ़ा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड पढ़ा था, जहां जो जंक्शन होता था उसमें करंट नहीं जाता था। तो यहाँ पे हम एक उस तरीके का अरेंजमेंट शो कर रहे हैं आपको कि मान लीजिए एक रॉड ऐसे है, नोट कर लिया ना सबने, ये रॉड ऐसे लगे हुए हैं और ये भी है। आपने किन दोनों को टेम्परेचर पे मेंटेन किया, सपोज आपने इसको मेंटेन किया किसी T1 टेम्परेचर पे, इसको आपने मेंटेन किया किसी T2। मान लीजिए आपने इसका रेजिस्टेंस कहा R1, ये R2, R3, R4 और ये R5। जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में होते हैं तो अगर इसमें करंट नहीं जा रहा होता है तो आप क्या बोलते थे उसको
व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, ये करंट ऐसे चला जाएगा। बाकी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे। तो यहां करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे यहां पर पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द कंडीशन so that no heat flows from the bridge ब्रिज से कोई हीट फ्लो ना करे। तो इधर देखिए, अगर ब्रिज से कोई हीट फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या आपको लगता है इसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए? कंफर्म है? तो उन दोनों का टेम्परेचर सेम होने के हिसाब से क्या कंडीशन आनी चाहिए? वैसे तो आपको ध्यान होगा, कुछ 9th-10th में पढ़ा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस करने की क्या कंडीशन होती है। ये सामने वाले के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है, मतलब R1 R4 इज इक्वल टू, अभी मैं उसको प्रूव कर देता हूं कैसे। आपको क्या चाहिए कि यहां पर हीट ना जाए, तो आपको पता है यहां हीट तभी नहीं जाएगी जब इसका टेम्परेचर भी T हो और इसका भी T हो। तो दोनों T है तो यहां हीट, तो इसका मतलब इधर की हीट इधर चली जाए और इधर की हीट इधर चली जाए। तो यहां पर जरा इसका नाम A रख दो और यहां B रख दो। जरा A पर जंक्शन लिखो तो क्या आएगा? T माइनस T1 अपॉन R1 प्लस T माइनस T2 अपॉन इक्वल टू 0। यहां तो 0 है ही, बोलो। और इधर देखिए B वाले में T माइनस T1 अपॉन R3 प्लस T माइनस T2 अपॉन R4 इक्वल टू, इसको राइट में ले जाओ, इसको भी राइट में ले जाओ और कर दो। डिवाइड करने पे T माइनस T1 कट जाएगा, तो इसको डिवाइड करने पे आएगा R3 अपॉन R1 इक्वल्स टू R4 अपॉन 2। यही क्या? तो क्या कंडीशन आ रही है? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू दिस। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं R3 बाई R1, मतलब दिस रेशो इज इक्वल टू दिस रेशो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हीट किधर फ्लो नहीं करती है? इस ब्रिज वाले में, वरना ब्रिज में फ्लो करेगी। तो बाकी सर्किट्स में बहुत कुछ है, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो उसमें बहुत कुछ आएगा। हाँ, यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, वहां बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। हाँ, वो तो आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, बहुत इजी है। इतना समझ में आ गया? तो ऐसी कंडीशन में आपका बैलेंस कंडीशन है ना। अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि पहले मैं यहाँ सीरीज पैरेलल नहीं देख पाता, नहीं दिख रहे थे कौन है सीरीज में कौन पैरेलल, लेकिन अगर इस R5 में हीट नहीं जाती है तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में और नीचे वाले दोनों सीरीज में। यस और नो? अच्छा, अगर मान लो बैलेंसिंग नहीं होती तो कोई जरूरी नहीं है, ये बैलेंसिंग कंडीशन है। जैसे मान लो ये हो गया, मैंने आपको ये दिया, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R दे दिया, यहां मैंने 2T0 लगा दिया, टेम्परेचर इधर T0, ये R है, ये 2R है, ये R है, ये 2R है, ये 3R है। क्या कहते हो, किधर हीट 0, इसमें हीट 0। समझ गए क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड है, दिस इनटू दिस इक्वल टू, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर बराबर है आमने सामने वालों का, मैं तो ऐसे चेक करता हूं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू, अगर ये सेम है तो इसमें हीट, तो क्या ये दोनों सीरीज 3R, ये भी, तो इसका R इक्वलेंट अगर थर्मल पूछा जाए तो
ऊपर वाला 3R सीरीज में और ये वाला 3R, और ये दोनों आपस में पैरेलल, तो डायरेक्ट लिख दो पैरेलल 3R 3R। बेसिकली ये ऐसे 1/3R प्लस 1/3R इक्वल्स टू 1/, ठीक है। अच्छा, अगर ये बैलेंस नहीं हो तो क्वेश्चन को रोकना मत, यहां T1 मानना, यहां T2 मानना, यहां बैठ के एक बार लिखना क्या इक्वेशन, एक बार यहां बैठ के लिखना, दोनों आ जाएंगे। अभी मैं बता देता हूं, इसको नोट करो पहले। अभी क्या आपने करंट पढ़ा नहीं है, वरना अभी आप 13th में होते तो मैं इतनी बातें नहीं बताता, क्योंकि हम सारी बातें करंट में बता चुके होते हैं। इसमें हीट 0 है ना, थोड़ा ढंग से मेंशन करो इसको। अगर इसमें हीट नहीं जाती है तभी ये दोनों सीरीज में हुए, क्योंकि जितना H जाएगा उतना इधर चला जाएगा, अदरवाइज यहां अगर बंटवारा हो जाता तो फिर ये और ये सीरीज में नहीं आते। ठीक है, एक ऐसे में क्वेश्चन लिख देता हूं फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ऐसा होता ही है कि थर्मल रेजिस्टेंस ऐसे देता मैं आपको, मान लीजिए ये R है, ये R है, ये 2R 2R, क्या बैलेंस्ड है बताओ? नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं है, तो देखना यहाँ का टेम्परेचर भी सेम नहीं आएगा, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, कुछ T1 और इसको T2। ठीक है, आगे जब सर्किट में जाओगे तो कुछ सिमेट्री के लॉज भी सिखाएंगे हम आपको, सिमेट्री में कैसे किया जाता है, अभी कुछ वो सब बातें नहीं करनी। अभी आपको दो इक्वेशन लिखनी है, यहां और यहां। यहां लिखो नेट गोइंग का सम 0, T1 माइनस 2T0, T1 माइनस 2T0 अपॉन R, प्लस इधर लिखो T1 माइनस T0 अपॉन 2R, प्लस T1 माइनस T2, इसको R दे देते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन R इक्वल टू 0। यहां से एक T1 T2 में रिलेशन आएगा, और यहां से दूसरा T2 माइनस 2T0 अपॉन 2R, प्लस इधर T2 माइनस T0 अपॉन R, प्लस T2 माइनस अपॉन R इक्वल टू 0। यहां से T1 T2 की वैल्यूज आप लोग मुझे बताइए, T1 एंड T2 दोनों को सॉल्व करके दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आएंगे। T1 कितना 5/3 T0, और T2 सभी लोग सॉल्व करके मुझे T1 T2 बता दो। वेरी गुड, ये बात मैं बस बोलने ही वाला था। तो यहां से आप T1 T2 निकाल लोगे। अब पता है एग्जाम में जाने के बाद हम लोगों का थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा काम करता है। कैसे कि जैसे यहां लगा, आपने कहा, देखो इसका कहना बिल्कुल सही है कि सर आप एक बार तो इधर जाते हुए इधर लिख रहे हो T1 माइनस T2, जब इस जंक्शन पे खड़े थे और यहां खड़े थे तो इधर से जाता हुआ लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, जा एक ही तरफ रहा है, कोई टेंशन नहीं है।
अगर आपका T1 T2 से बड़ा हुआ तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये अपने आप नेगेटिव आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? मैंने ऐसा नहीं किया कि एक ही तार में दोनों तरफ से फ्लो करा दिया है। हाँ, एक बार मैं जाता हुआ मान रहा हूं, एक बार आप देख लो, अगर T1 बड़ा हुआ तो अपने आप आएगा, तो ये आएगा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक बना लेगा, एडजस्ट कर लेगा। समझ गए क्या? ये दोनों सेम वैल्यू नहीं लिखी हुई है, साइन है इनमें। ओके, T1 T2 कितना आया? जो भी आ रहा है मुझे बस वैल्यू बता दो, बाकी लोग भी कंफर्म कर दें, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं नहीं करूंगा। इधर कितना? वैसे एक गलत बात है, दो इक्वेशन सामने हैं, ढंग से एलसीएम ले लो, T1 T2 की वैल्यू बता दो। नहीं तो है T1 T2 और T1 सभी लोग निकाल लो, मतलब मेरे कहने का मतलब यहां से आ जाएगा। सिक्स बाय किसका मुझे याद नहीं है, मैं तो अभी आपके सामने लिखा है। T2 कितना? नहीं, सबका डिफरेंट आ रहा है तो बहुत अफसोस की बात है ये। मैं आगे के 3 टॉपिक पढ़ाऊं कि नहीं? दोनों बराबर आ रहे हैं, 10/7 और 11/7। वाह रे भैया, मैं कैसे कंफर्म हूं? कम से कम 3 लोग तो मुझे सेम आंसर बताएं, तब जाके मैं कंफर्म होऊंगा, वरना मैं यही छोड़ रहा हूं, आप कर लेना। देखो एक इधर से आ रहा है 4t/3 5t/3। माय गॉड, इक्वेशन 1, इसका मतलब मैं ही सॉल्व कर देता हूं। दो लोग आ गए सेम। T1 कितना? T1 कितना बेटा? 11/70 और T2 10/70। ओके, अच्छा बाकी लोग, कम से कम बाकी लोग इसको वेरीफाई तो कर दो रख के। जी सर, यही आ रहा है। एक और आंसर आ गया भाई, सही होगा ये, ऑनलाइन से भी आंसर आ रहा है यही। वेरी गुड। मतलब कैलकुलेशन की हैबिट डालो अपने अंदर। एग्जाम में प्रोसीजर जानने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, ओएमआर भरने के नंबर मिलते हैं। समझ रहे हो? ओके, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, ये आप अपने आप कर लेना, उम्मीद करता हूं कि ये सही है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस पर बात कर लेते हैं, जैसे कि
स्फेरिकल, या एक मिनट को, स्फेरिकल से पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक कंडीशन दे दिया ये कि एक आपके पास रॉड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, लेकिन इसकी थर्मल कंडक्टिविटी किसी एक्स डिस्टेंस पर जाकर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रह रही है, दैट इज के नॉट प्लस के नॉट बाई एल इंटू एक्स। अब थर्मल कंडक्टिविटी सेम है कि नहीं? नहीं है। तो अब क्या करें? देखो, एक तरीका तो ये कि या तो आप बिल्कुल बेसिक H बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स को लेकर आप कैलकुलेशन स्टार्ट करें। सपोज मैं आपको इधर का कुछ टेम्परेचर दे देता हूं, तो आप टेम्परेचर डिफरेंस के साथ उस इक्वेशन को रिलेट कर लो जो वो आपकी इक्वेशन थी, क्या? H बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। फिर यहां से आप क्या बोलोगे? H सब में सेम होगा, फिर किसी x डिस्टेंस पर जाके k रख दोगे, फिर H सेम करके इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा। यस और नो? प्रोसीजर समझ गए कैसे करना है? H सेम करके, या फिर अगर आपको पूरा चाहिए तो आप इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लो, इस पूरी रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो अगर मैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, इसीलिए मैंने दोनों तरफ टेम्परेचर नहीं दिया, मैं आपसे क्या कैलकुलेट करवा रहा हूं? थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? तो यहां से यहां तक आपको दिख रहा है कि के तो वेरी कर रहा है, तो क्या आपको लगते हैं छोटे छोटे रजिस्टर्स सीरीज में रखें? तो आप यहां से एक्स डिस्टेंस पर जाओगे और एक कट लगाओगे, कितना बड़ा? dx। क्या आपको लगता है ये छोटा सा आपके पास एक रजिस्टर आया जिसकी विड्थ कितनी है? dx, जिसका एरिया कितना है? a, जिसका k कितना है? ये रहा। यस और नो? तो थर्मल रेजिस्टेंस एज पर फॉर्मूला क्या होता है? L बाय के ए, L बाय के, यही होता है ना फॉर्मूला। व्हाट इज द L ऑफ दिस? dx। तो ये स्मॉल एलिमेंट का है इसलिए मैं dr लिख देता हूं। स्मॉल एलिमेंट की थिकनेस कितनी है? dx, जिसमें से करंट मतलब हीट जाएगी, अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी k, एक मिनट, k इंटू एरिया a। अब आपको पता है k आपका कांस्टेंट नहीं है, k वेरिएबल है। तो व्हाट इज योर dr? dr दैट इज इक्वल्स टू dx अपॉन k। k कितना है? k नॉट 1 प्लस x बाई एल इंटू ए, यही है ना? सिंप्लीफाई करो, dr इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगी एल एलसीएम लेने पर l बाय के नॉट ए इंटू डी एक्स बाय एल प्लस एक्स। कितने लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 टू l इंटीग्रेट कर दे, तो x इक्वल्स टू 0 टू l करने पर r इक्वल्स टू कितना आएगा? l बाई के नॉट ए तो कॉमन, और इसका इंटीग्रेशन ln l प्लस एक्स, और इसका जो मल्टीप्लायर होता है उससे डिवाइड करते हैं तो वो 1 है। द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू l। योर थर्मल रेजिस्टेंस वुड बी l बाय के नॉट ए ln l plus l 2l by l। तो your thermal resistance is how much? l by k naught a ln 2। तो मैंने पहले क्या कर लिया? इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए? ये रॉड, सपोज मैं इसको यूज कर रहा हूं किसी टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, एक मिनट, टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, तो क्या करोगे? मान लीजिए ये 2 टी नॉट है और ये टी नॉट है, तो पता है इधर से H कितना आएगा? H इक्वल्स टू 2 टी नॉट माइनस टी नॉट अपॉन इसका थर्मल कितना आएगा? 2 टी नॉट, टी नॉट बचा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस L ln 2 बाय के नॉट ए। व्हाट इज H? के नॉट ए
अपॉन एल टी नॉट बाय एल एन टू। ये लीजिए, क्वेश्चन आपका खत्म। इतना समझ में आया? अच्छा, अब एक और बात, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वो लीनियर था तब जब के कांस्टेंट था। अभी आपका ये फंक्शन लीनियर नहीं है। तो अगर आपसे कोई कहे कि यार इसमें टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बताइए, अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा। एच निकाल लिया ना आपने, एच की वैल्यू ये है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम आपसे टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पूछते हैं तो योर रिलेशन वुड बी एच इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। मैं इक्वेशन बना रहा हूं, एच की वैल्यू ये है, ये कांस्टेंट है, बाद में रख देंगे, कांस्टेंट ही है ना, बाद में रख देंगे इसको। एच इक्वल्स टू माइनस के की वैल्यू कितनी है, के नॉट इंटू वन प्लस एक्स बाई एल इंटू एरिया इंटू डी टी बाय डी एक्स। समझ रहे हो? अब क्या करूं, dt को इधर रहने दो, dx वाले उधर ले जाओ, तो उधर क्या बनेगा आपके पास, h इंटू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स बाई एल, ओके, इक्वल्स टू माइनस के नॉट ए डी टी बाई डी एक्स। तो dt इधर बचा। अब कुछ नहीं करना है, बस when your x equals to 0 the temperature is, when x equals to 0 your temperature is 2 T naught, at a distance x the temperature is T। समझ में आई बात? इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करिए, आपका समझ में आया कि नहीं? तो होमोजीनियस रॉड से डिफरेंट कहां पर हो गया, क्योंकि इसका जो के था वो कांस्टेंट नहीं था, तो के कांस्टेंट नहीं है तो टेम्परेचर लीनियर फंक्शन भी नहीं आ रहा है। देख लो, आप यहां से सॉल्व करेंगे तो कुछ अलग फंक्शन आएगा। पहले भैया लेफ्ट में कर दीजिए। तो एक बार मुझे रिप्लाई कर दो सभी लोग, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना समझ में आ गया? मैंने ऐसे बोला, आर जीरो नहीं माना, मैंने उस छोटी सी वैल्यू को डी आर कहा है और छोटे छोटे डी आर जोड़ के कैपिटल आर बोल रहा हूं। मतलब आप जो सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं चेंज कर रहा हूं, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मैंने उस स्मॉल वैल्यू को डी आर बोल रहा हूं और छोटे छोटे डी आर को जोड़कर आर बना रहा हूं पूरा। देखो, टेम्परेचर के लिए घबराना मत, लेकिन आप समझ गए ना यहाँ प्रोसीजर में क्यों गड़बड़ी हो रही है। लीनियर फंक्शन नहीं बनेगा तो आपको यहाँ के का फंक्शन रख के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट कर दो, जिसको इंटीग्रेशन आता है उसी के लिए है ये क्वेश्चन। यस और नो? अब आप इसको इंटीग्रेशन करिए, आपका टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। एच सेम है, वो तो हमेशा रहेगा। एच तो देखो सेम है, तभी तो मैंने एच का वैल्यू पूरे में सेम लेके सॉल्व किया है, और ये यहाँ पे भी वही आ रहा है। तो पूरे रॉड का निकालने के लिए मैंने इस एक्सप्रेशन का नहीं यूज करके किधर गया, मैं डायरेक्ट थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिया मैंने उसका पूरे का। एच के, हाँ, मतलब कहना क्या चाहते हो? हाँ, नहीं बचेगा वो, जब भी आप सॉल्व करेंगे नहीं बचेगा, उसकी फिक्स वैल्यू आएगी। सही बोल रहे हो आप कि एच में कोई वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। ओके।
आ गया समझ में? अब ये भी इंटीग्रेशन वही है, यहां आएगा एल, एलसीएम लेने के बाद ln 1 प्लस एल प्लस एक्स, एक बार x की वैल्यू डाल देना, एक बार 0 डाल देना, वहां से x के साथ t का फंक्शन आ जाएगा। ओके। अच्छा, इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे आपका थर्मल कंडक्टिविटी यहां वेरी कर रहा है, तो सपोज कभी एरिया वेरी कर सकता है। कौन वेरी कर सकता है? एरिया। तो जैसे एरिया वेरी कर गया, तो फिर उस कंडीशन में भी वो होमोजीनियस नहीं रहा, तो आपको दोबारा से उसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको मिटा दूं। हाँ, फ्रस्ट्रम टाइप। अब देखो, जैसे मैंने ना आपको क्वेश्चन दिया ऐसा, अब आप इसको क्वेश्चन समझो, थ्योरी समझो। ये आपका एक फ्रस्ट्रम है ऐसा, ओके। इसका रेडियस b है, इसका रेडियस a है, इसके पूरे की लेंथ l है, ओके। थर्मल कंडक्टिविटी k। तो आपके मन में यही आ रहा है कि सर एरिया भी सेम दे देते तो होमोजेनियस रॉड हो जाता और सॉल्व कर लेते। यहां एरिया क्या हो गया? बढ़ रहा है। अब अभी मैं यहां यहां कोई टेम्परेचर दे दूंगा, यहां पर और यहां पर टेम्परेचर दे दूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, यहां से यहां तक रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, एच की वैल्यू निकालने के लिए इसका थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप थर्मल रेजिस्टेंस पहले इसका निकाल लो और उसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। थर्मल रेजिस्टेंस आ गया एक बार, तो उसके बाद फिर आप डायरेक्ट डेल्टा टी अपॉन आर टी एच लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यस और नो। तो देखिए, मैं इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो कैसे? मैं यहां से किसी x डिस्टेंस पर गया और मैंने एक कट लगाया, ओके। और अगला x प्लस dx पे क्या समझते हो, ये एक थिकनेस सेलेक्ट हुई है क्या? थिकनेस कितनी? dx। इंटीग्रेशन के साथ खेलना सीखो, ये dx है। अब आपको क्या करना है, इसका रेडियस r मानना है। तो पहले मुझे आप ये बता सकते हो ये r और x में क्या रिलेशन होगा, पहले तो ये पता किया जाए। तो देखो, ये कुछ ऐसे है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये a है, ये b है, और ये बीच में r है। समझ में आता है? ये आपका r है। r कितनी दूरी पर है? x। और ये कितनी दूरी पर है? l। तो अगर हम यहां से देखें तो क्या ये थीटा सेम है? तो पहले टेन थीटा इक्वेट करो। 1 मिनट, टेन थीटा एक अगर आप यहां से जाओगे ना, तो दिस डिस्टेंस इज b माइनस ए, ये दिस इज b माइनस ए, b minus a upon L. This tan theta is also equal to r minus a upon x, r minus a upon x. What is your r as a function of x? Solve करिए। a plus b minus a upon L into x. एक मिनट रुको, सिंपल है। अब ज्योमेट्री तो आनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना? अपन आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमें जानना भी होता है बहुत कुछ। तो इतना समझ में आया ज्योमेट्री अप्लाई करके? अब देखिए, इसके बाद मुझे आर मिल गया, डीएक्स मिल गया, तो ये लो इसका रेजिस्टेंस आ गया। कितना इसका रेजिस्टेंस? एल बाई के ए। एल इज योर डीएक्स, के तो के है, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये रहा स्मॉल आर रखिए, इंटीग्रेट करिए। यही है क्या फॉर्मूला? तो आपके पास डी आर की वैल्यू ये आ गई। मैं कर देता हूं एक बार इस इंटीग्रेशन को। तो पहले आपका डी आर कितना? दिस इज योर डीएक्स
अपॉन के पाई आर स्क्वायर। एक मिनट, इसको इंटीग्रेट करूं 0 से लेके एल तक। कौन पूछ रहा है कैसे, क्या ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। पहले आप इस आर को रख दो चाहे से, या बिना रखे डीएक्स को भी उड़ा दूंगा मैं, देखो बहुत आराम से। तो पहले बताओ आर और इसमें यही रिलेशन है क्या? तो यहां एक्स की लिमिट कहां से कहां तक? 0 से एल। बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले आप इस आर को लाके रखोगे, फिर आप एक मेथड लगाओगे जिसमें वेरिएबल सेपरेट करोगे, मतलब वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करोगे। तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूटेड ही है, ऐसा करो आर को रहने दो, डीएक्स को उड़ा दो। तो डीएक्स को कैसे उड़ाएं? यहां से डिफरेंशिएट करो इसको, डी आर इक्वल्स टू 0 प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू डीएक्स। उठा के डीएक्स वहां रख दो। लेकिन याद रखना, जैसे ही आप डीएक्स को हटा के डी आर ले आओगे ना, अभी किसकी लिमिट है? अभी एक्स की लिमिट है, लेकिन बाद में आर की लिमिट लगेगी। तो इंटीग्रेशन डीएक्स की वैल्यू तो हो गई कितनी? एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। कुछ तो बोल दो। एल अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर अपॉन के पाई आर स्क्वायर। द लिमिट इज फ्रॉम, एक मिनट, अब लिमिट एक्स की थी 0 से एल, तो व्हेन x इक्वल टू 0 योर r इक्वल्स टू a, व्हेन x इक्वल्स टू l r इक्वल्स टू, the limit is from a to b. So what is the thermal resistance of this element? That is l upon b minus a into k कॉमन आ जाएगा क्या? आपको 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेट हो जाएगा कितना? माइनस 1 बाई आर। द लिमिट इज फ्रॉम a to b, लिमिट इज फ्रॉम a to b। कोई दिक्कत? पाई भी था ना, वेरी गुड, पाई तो है ही, बिना पाई के कोई वो नहीं है, पाई है रहा। अब ठीक है? अरे कुछ तो बोल लो तुम लोग यार, ऐसे घबराने से काम नहीं चलता। मैं हूं अभी यहीं पे, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? कुछ नहीं किया मैंने, वो छोटा x डिस्टेंस पे जाके एक r लिया dx विड्थ का, और l बाय के, l की वैल्यू और k। अब ये क्या बड़ा इंटीग्रेशन बन रहा था, उसको थोड़ा आसान कर दिया मैंने यहाँ पे। समझ में आई बात? तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा? r की वैल्यू l अपॉन के पाई बी माइनस ए, इसकी लिमिट रखने पे आएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तो b माइनस ए कट जाएगा और बहुत सिंपल सा आंसर आएगा l अपॉन के पाई ए बी। अब जिसको ये इंटीग्रेशन करना है वो इसको भूल जाना, जो ये चाहता है कि मुझे ये नहीं रटना है, तो वो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना? l अपॉन के पाई ए बी। दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस। एक्स की टर्म में भी करेंगे तो वेरिएबल को आपको सब्स्टिट्यूट तो करना ही पड़ेगा। नहीं, वो यही होगा। आप बाद में इसी को क्या कर लो, जो अंदर वैल्यू आएगी ना a प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू एक्स, को कुछ r मान लो, तो वो r ही तो है। देखिए कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर dr वाली बात समझ में नहीं आई। भैया एक बार कैमरा यहां पे रखना, ये r और x का ये रिलेशन है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा समथिंग dr बाई dx, मान लो dr बाई dx। तो 0 प्लस बी माइनस ए अपॉन एल इंटू 1, तो इस 1 को हटा के यहां वाला dx यहां ट्रांसफर कर दिया। समझ में आई बात? अब क्या करें, इस dr को वहां पर सब्स्टिट्यूट किया है dx की जगह, तो वहां से आप देख रहे हो कि dx हट के कौन आएगा? dr आएगा। तो a और b, r की लिमिट आ गई। कोई डाउट हो तो पूछ लेना है। नहीं तो इंटीग्रेशन बनाने तक कोई दिक्कत है क्या? तो मैंने कर दिया ना इंटीग्रेट, 1 अपॉन आर स्क्वायर ही तो है। तो मैं आगे के दो आंसर डायरेक्ट लिख दूं क्या?
दो और बताने हैं मुझे ऐसे इंटीग्रेशन वाले, डायरेक्ट बता दूं या इंटीग्रेट करके बताऊं? हम्म। हाँ नहीं, मैं फॉर्मूला बताऊं कि पूरा प्रूफ बताऊं? नहीं, उससे तो फिर टाइम गड़बड़ हो जाता है, फिर एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो फिर बैक गियर में नहीं आएंगे। देखिए बेटा, आर की लिमिट ऐसे आई, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 आर इक्वल टू ए, व्हेन एक्स इक्वल टू एल, एल से एल कटेगा, बी माइनस ए से ए कटेगा, आर की वैल्यू बी, द लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी। हाँ, ये पूरे रॉड का आर इक्वलेंट ये रहा, बिल्कुल सही बात है। ओके, नेक्स्ट लिखिए स्फेरिकल फ्लो ऑफ हीट। स्फेरिकल फ्लो ऑफ हीट, हटा दो। अब इधर इधर टेम्परेचर डिफरेंस दे दो, हीट का फ्लो हो जाएगा। डेल्टा टी बाय आर लिखा हुआ है आपके सामने। घबराने की पूरी संभावना है लोगों की, ठीक है। स्फेरिकल फ्लो ऑफ हीट, देखिए स्फेरिकल फ्लो कैसा है पता है? जैसे हमने एक हॉलो स्फेयर लिया जिसका कुछ इनर रेडियस है और आउटर रेडियस है, तो एक ऐसा कंडक्टिंग सिस्टम, अभी तक सीधे सीधे सिस्टम आ रहे, अब एक ऐसा कंडक्टिंग सिस्टम जो स्फेरिकल है और उसमें कंडीशन कुछ ऐसी है कि जैसे ये स्फेयर है आपका, उसका इनर रेडियस कुछ r1 है और ये आउटर रेडियस r2 है। ओके, तो इसका इनर रेडियस कितना है? r1, आउटर रेडियस r2। और ये जो देख रहे हो जिसको मैं ऐसे बना रहा हूं, ये इसमें कंडक्टिंग मटेरियल है आपका। अब स्फेरिकल फ्लो कैसे होता है? अंदर का मान लीजिए पूरा टेम्परेचर आप कम रखें और बाहर का टेम्परेचर आप ज्यादा कर दें, या बाहर का पूरा टेम्परेचर कम रखें, अंदर का टेम्परेचर, तो जैसे मान लो अंदर का टेम्परेचर आपका ज्यादा है तो अंदर सब ज्यादा टेम्परेचर पे, बाहर सब कम टेम्परेचर पे, तो हीट का फ्लो ऐसे, ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा आपको। ये ऐसे हीट का फ्लो ऐसे हो रहा है। ये कैसा फ्लो है? रेडियल फ्लो है ये। रेडियल समझते हो? जैसे ये आपका स्फेरिकल है, तो आप ऐसे समझ जाओ कि स्फेयर के सेंटर से चारों तरफ ऐसे जाता हुआ जो डायरेक्शन होगी वैसे हीट का फ्लो होगा। तो हीट फ्लो कहां से कर रहा है? यहां से यहां। तो पहले ये बताइए, जो आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है थर्मल रेजिस्टेंस वाला, उसमें L बाई के ए होता है ना? तो कितने लोगों को ये बात दिख रहा है कि सबसे पहले कि यहां जो हीट क्रॉस कर रहा है वो एक स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रहा है, एक स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन से दूसरे स्फेरिकल की तरफ बढ़ता है। जैसे पहले क्या होता था, ऐसे लेंथ में चलता है तो यहां से यहां, यहां से यहां, तो यहां हीट कैसे फ्लो कर रहा है? एक छोटे स्फेयर से बड़े की तरफ, फिर बड़े की तरफ। तो जो हीट का फ्लो है वो किस क्रॉस सेक्शन पर है?
स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन पे, यस और नो? ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस स्फेयर पे स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर एक स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन काटा। पहले ध्यान से समझना, ये पूरा स्फेयर है ऐसे चारों तरफ, ये पूरा ऐसे स्फीयर है। तो जब ये पूरा ऐसे स्फीयर है तो पहले बताओ इसका एरिया कितना। तो एक बात बताइए, जो हीट ट्रांसफर में आप क्या देखते हो, किस एरिया से हीट ऐसे क्रॉस करती है, यस और नो? तो यहां हीट कैसे जा रही है, इस स्फेरिकल क्रॉस सेक्शन से ऐसे जा रही है। तो इसका एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर नहीं बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ, ये 4 पाई आर स्क्वायर R1 से R2 तक लगातार बदल रहा है, तो इसका मतलब अगर हम लेंथ के साथ देखें तो हमारा एरिया वेरिएबल है, तो हम बड़े डिस्टेंस पर डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख सकते, तो हमें एक छोटा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये dr ले लिया मैंने, समझ आई बात? कितना है ये जो आपको ब्लू कलर की थिकनेस दिख रही है, ये ब्लू कलर की जो थिकनेस है वो dr है। क्या कहते हो, इस dr के लिए अंदर का एरिया बाहर का एरिया लगभग बराबर है, यस और नो? और हीट का फ्लो कैसे है दिख रहा है सबको, रेडियल फ्लो। अगर अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बाहर हीट जाएगी, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अंदर हीट आएगी, यस और नो? ठीक है, तो अगर मुझे इस छोटे से एलिमेंट की बात करनी हो, देन व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट, एज पर फॉर्मूला होता है L/Ka। तो इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कुछ K है, लेंथ कितना dr, K, और एरिया कितना 4 पाई। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है। ओके, अब मुझे बताइए, इसका पूरा चाहिए आपको थर्मल रेजिस्टेंस, ताकि इनर और आउटर का डिफरेंस मिलते ही आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिख सकें। तो इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या ये सारे सीरीज में, कैसे, जितनी हीट इसमें से जाएगी उतनी ही इसमें से जाएगी, उतनी ही, तो ये सब आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका इंटीग्रेशन किस लिमिट पर, R1 से R2। तो व्हाट इज द थर्मल रेजिस्टेंस, R थर्मल इज 1/4 पाई K, तो कॉमन आ गया, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r, the limit is from R1 to R2. The thermal resistance of this is 1/4 pi K, 1/, अब आप चाहो तो पूरा याद रख लो, वरना मैं ऐसे छोड़ देता हूं। ये आपका क्या आ गया, थर्मल रेजिस्टेंस। अगर मैं मान लीजिए कुछ आपको डेल्टा T देता हूं, तो आप H में किससे डिवाइड करके हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड कर दें, यस और नो? इसको नोट करिए, दिस इज द स्फेरिकल फ्लो ऑफ हीट। अगर अंदर का टेम्परेचर बाहर से ज्यादा है तो हीट बाहर जाएगी, और बाहर का टेम्परेचर कम है तो बाहर जाएगी, अंदर का टेम्परेचर कम है तो अंदर आएगी हीट। रेडियल फ्लो, हाँ बताइए। पूरी सॉलिड है क्या, पूरी सॉलिड है, पूरी सॉलिड होगी तो इस केस के करस्पॉन्डिंग तो बहुत दिक्कत आएगी, R0 करते कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। कहां लगा ये तो बताओ, नहीं आपने कहां देखा ये, अच्छा दिमाग में आ रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हो, एक स्फेयर इधर लगा है और नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है स्फेयर में हीट ऐसे, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि ऐसे है कि मान लो ये है स्फेयर और इधर से इधर हीट फ्लो कर रही है, हो तो जाएगी, लेकिन शायद मैं उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन ढंग से नहीं कर पाऊंगा। अगर करने के लिए कहोगे तो मैं कर भी दूंगा, कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बताऊं उसमें क्या होगा। इधर से इधर एट ए डिस्टेंस x पे जाके एक डिस्क मानना पड़ेगा, हाँ डिस्क मानना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो हो जाएगी बट बहुत टिपिकल हो जाएगा वो, हो तो सकता है वैसे बिल्कुल।
ये सॉलिड है लेकिन इनर रेडियस आउटर रेडियस है, मतलब पूरा सॉलिड नहीं है। अरे यार बेटा, हॉलो नहीं दिख रहा आपको? ये इसका इनर रेडियस बोलने का मतलब क्या होता है, यानी इसके अंदर खाली है, ये इतना सॉलिड है बस। ओके, ओके। एक हिंट देता हूं, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत समझना। हिंट क्या है कि जैसे कभी मान लो मैंने आपसे पूछा इसके मिडिल क्रॉस सेक्शन का कितना टेम्परेचर, तो क्या करो, जैसे मान लो ये R1 है और ये R2 है, तो आपको पता है कि मिडिल क्रॉस सेक्शन का भी कुछ रेडियस होगा, तो पहले R1 से लेके उस रेडियस तक का रेजिस्टेंस निकाल लो इसी फॉर्मूले से, फिर उस रेजिस्टेंस से आगे तक का निकाल लो, फिर H की वैल्यू दोनों में सेम कर दो, तो बीच में आपका जो टेम्परेचर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्या मेरा हिंट समझ में आया? जैसे अगर अंदर का टेम्परेचर T1 है, बाहर का T2 और बीच में कहीं टेम्परेचर पूछ रहा है, तो जहां पर टेम्परेचर पूछ रहा है एक वहां तक का रेजिस्टेंस निकाल लो, एक जहां पे टेम्परेचर पूछ रहा है उससे बाहर तक का रेजिस्टेंस, तो दोनों सीरीज में, तो सिंपल R1 R2 सीरीज में हो गए और बीच का टेम्परेचर निकालना है आप, तो जितना हीट इधर से आएगा उतना बाहर जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट लिखिए, सिलेंड्रिकल फ्लो ऑफ हीट। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, है ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है, और इवन बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। तो नेक्स्ट इज व्हाट, स्फेरिकल फ्लो और सिलेंड्रिकल फ्लो का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, और इवन आप चाहो तो जो मैंने फ्रस्ट्रम निकाला है उसका भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब इधर देखिए सिलेंड्रिकल फ्लो कैसा होता है, जैसे एक सिलेंडर होता है, तो जैसे उसके लेंथ के अलोंग अगर आप हीट का फ्लो कराते हैं, तब तो वो तो वही केस हो गया जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, रो KA/L, क्योंकि एरिया सेम है। लेकिन मान लीजिए सिलेंडर आपका इस तरीके का है, इधर देखो ध्यान से सुना करो, सिलेंडर का एक इनर रेडियस है, यानी इतना पार्ट खाली है अंदर का, ये खाली है, ये इसका क्या है, इनर रेडियस, हाउ मच, R1। दिस इज व्हाट, कितना पार्ट सॉलिड है, R2 माइनस R1 सॉलिड है, ये सॉलिड है ये। अब सिलेंड्रिकल फ्लो कैसे होता है, जैसे अंदर का टेम्परेचर ज्यादा कर दें खाली पार्ट का और बाहर का टेम्परेचर कम कर दे, तो यहां ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे, इधर कैसे हो रहा था, एक पॉइंट से चारों तरफ जा रहा था, मतलब यूं जा रहा था चारों तरफ, लेकिन यहां कैसे जाएगा, ये लेंथ है, इस लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे ऐसे, तो जैसे मान लो मैं एक्सिस हूं सिलेंडर का, तो जैसे जैसे मेरे हाथ दिख रहे हैं ऐसे जा रहा है हीट का फ्लो, अब मैं ऐसे घूम जाता हूं, ऐसे भी जा रहा है ऐसे भी जा रहा है, ऐसे, समझ रहे हो, तो इस तरह से हीट का फ्लो रहा है, विजुलाइज हो गया सबको? अच्छा, अगर इसके लेंथ के अलोंग चलता तो लेंथ वाला फॉर्मूला है ही हमारे पास, लेकिन जब ऐसे फ्लो जाएगा, अगर मैं चारों तरफ घूम जाता हूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग किस तरीके का फ्लो है, सिलेंड्रिकल फ्लो ऑफ हीट। तो क्या आपको यह बात समझ में आती है कि ये जो हीट है वो एक सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके जाएगा, तो मान लीजिए कि आपने एक स्मॉल r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक स्मॉल dr विड्थ लिया, कितनी रेडियस पे, इसकी विड्थ कितनी है, dr, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन,
तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना, L बाई के ए, तो L कितना dr अपॉन के। अब ध्यान देना, अगर इस सिलेंडर की लेंथ L है, ऊपर से भी बंद है, ध्यान रखना पूरा L लेंथ का है, तो L लेंथ के करस्पॉन्डिंग इसका एरिया बनेगा 2 पाई आर एल। बोलिए 2 पाई आर इंटू एल, ये एरिया क्रॉस कर रहा है। कितनी विड्थ है dr। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, 1/2 पाई के एल, तो कॉमन ले लो, इंटू एल एन आर, आर की जगह R1 R2 है, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के लिए। यस और नो? समझ में आया कि नहीं? सिंपल सा फॉर्मूला है, इस तरह से फ्लो हो रहा है हीट का। हाइट मतलब मैंने एल लेंथ का दिया है आपको, ये कितने लेंथ का है, एल लेंथ के करस्पॉन्डिंग है। हाइट मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं, फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, लेकिन मैथमेटिकल ग्राउंड पे हमें समझ के चलना पड़ता है। अच्छा, कल जो क्लास है कुछ होमवर्क दे दूं, कर लोगे पक्का? स्ट्रेट लगा दे तो वो सिंपल के ए बाई एल, मतलब एल बाई के ए, डायरेक्ट एल हो जाता एल और एरिया होता पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। लेकिन अंदर और बाहर में अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो फिर ये सिलेंड्रिकल फ्लो होगा। एक बार मैं पूछ रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी बता दें, क्या मॉर्निंग की क्लास के लिए कुछ होमवर्क दे दूं क्या? बहुत सारा नहीं दूंगा, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे कंडक्शन ऑलमोस्ट हो गया, एक मुझे फ्रीजिंग ऑफ आइस समझाना है, देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स रेडिएशन। तो कल हम लोग रेडिएशन स्टार्ट कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस दे दूं क्या? 5? एक मिनट, शीट देना मेरे को। शीट नहीं है? नहीं, इसीलिए मैं आजकल खुद भी लेके चल रहा हूँ शीट, मुझे पता है कि लोग नहीं ला सकते हैं। आ गया, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, डिजिटल निकाल लिया मैंने। एक्सरसाइज 1, बस इतना कर लोगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी बाकी होमवर्क में कल ऐड कर दूंगा और आपको, है ना। कंडक्शन अपना फिनिश हो गया है, कंडक्शन में बस फ्रीजिंग ऑफ आइस की बात करनी है, बाकी और खत्म हो गया कंडक्शन। कल रेडिएशन स्टार्ट कर देंगे, तो कोई लेक्चर मिस मत करना। ओके, थैंक यू। हाँ, 1.5 घंटे ही। कितने, 9 बजे का है ना टाइम है? ओके, थैंक यू।